हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बुलेट रानी के नाम से मशहूर है। साउथ की राजलक्ष्मी कार्यालय पर बुलेट रानी का भव्य स्वागत किया गया। काम करने का तरीका है, देखिए कुछ कह भी नहीं है। 20,000 का जो लक्ष्य रखता है चलने का, आपकी उसमें क्या विशेष बातें हैं? बनना है किसी का अपनी बाइक सबके इंडिविजुअल करवा रहे हैं भैया, टीटी करवा देते हैं। वोट फॉर मोदी, वोट फॉर नेशन, इस नारा के साथ 21,000 किलोमीटर तमिलनाडु से दिल्ली तक मैं बुलेट किस तरीके का माहौल मिला आपको, किस तरीके की चीजें देखी आपने? तमिलनाडु में शुरू यात्रा, तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार होते हुए आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहुंचे हुए हैं और पूरा भारत देश भर में 18,000 से ज्यादा किलोमीटर हो चुकी है। 18 अप्रैल को इस यात्रा दिल्ली में समापन होगी और पूरा देश की जनता मोदी जी के साथ है। और इस बार का जो मोदी जी का नारा है, आपकी बार 400 पार, इस बार 400 पार करा के जनता ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री। अयोध्या भी जाएंगी? अयोध्या जाएंगी? तीसरी बार प्रधानमंत्री अयोध्या से होके मारे। अच्छा, तीसरी बार प्रधानमंत्री जब देश की सत्ता संभालेंगे, क्या चाहेंगे आप उनसे कि तीसरी बार वो क्या करें आप लोगों के लिए, किसी के लिए? देखिए, अभी भारत में पूरा विश्व जैसे अमेरिका और रशिया जैसे राज्यों ने कह रहे कि फ्यूचर भारत में, फ्यूचर इंडिया में है, तो हम सब चाहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बने ताकि विश्व को हम एडवाइस कर सके और विश्व स्तर पे डेवलप्ड नेशन बने। तो इस बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी आने से ये सपना पूरा हो जाएगा और पूरा विश्व में हमारा देश नंबर 1 के स्थान पर आ जाएगा। विपक्ष के दल अगर वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए हमको नो कमेंट्स है, क्योंकि विपक्ष का प्रधानमंत्री कौन है, नेता कौन है, गठबंधन क्या है, उसकी जो चीजों में उन लोगों को क्लैरिटी नहीं है। तो हमारा एजेंडा, हमारा मतलब संकल्प और भारत को डेवलप करने के लिए हमारा मुद्दा मोदी जी ने इतनी गारंटी दी है। 13 फरवरी को तमिलनाडु से शुरू की थी बुलेट यात्रा। पीएम मोदी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रही है राजलक्ष्मी। तमिलनाडु से शुरू होकर दिल्ली तक रहेगी यात्रा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड के रामनगर में एक चुनावी जनसभा में भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने परिवार के उत्तराखंड से गहरे रिश्ते का भी जिक्र किया है और भाजपा पर हिमाचल प्रदेश में आपदा के समय मदद न करने का भी आरोप लगाया है। प्रियंका ने महिला सुरक्षा, शहादत और त्याग के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की है और अग्निवीर योजना तथा किसानों की समस्याओं पर भी बात की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की विशेष अदालत ने बेंगलुरु रामेश्वरम विस्फोट के मुख्य संदिग्धों मुसविर हुसैन, साजिब और अब्दुल को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इन्हें 12 अप्रैल को पश्चिमी बंगाल में गिरफ्तार किया गया था, जहां ये एक कोलकाता के गेस्ट हाउस में फर्जी पहचान पत्र के साथ छिपे हुए थे। 1 महीने तक चली खोज के बाद एनआईए ने पश्चिमी बंगाल पुलिस की मदद से इन्हें पकड़ लिया। साजिब को बम धमाके का बम वर्षक और ताहा को इसका कथित मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इस मामले में आज मुनीर अहमद और मुजम्मिल शरीफ भी शामिल है, जिनमें शरीफ ने आईएलडी विस्फोट के लिए लॉजिस्टिक सहायता भी दी थी। संदिग्धों को बेंगलुरु के कोरमंगला में एक जज के सामने पेश किया गया, जहां एनआईए को अपनी जांच को आगे बढ़ने के लिए हिरासत मिली। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एएमआईएलए और स्टील मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एनएमडीसी आयरन एंड स्टील प्लांट के 8 अधिकारियों के खिलाफ 315 करोड़ परियोजनाओं पर भ्रष्टाचार के आरोप में मामला खोला है। आरोप है कि एनआईएसपी, एनएमडी और एएमसीआईएल लिमिटेड अधिकारियों ने मेगा इंजीनियर से रिश्वत स्वीकार की। एमआईआईएल ने अप्रैल 2019 में भारतीय जनता पार्टी को चुनावी बॉन्ड के रूप में
670 करोड़ का दान दिया है और अन्य राजनीतिक दलों को भी बड़े दानदाता हैं। इसके प्रमोटर्स पी पिच्ची रेड्डी और पीवी कृष्णा रेड्डी की संपत्ति में काफी वृद्धि हुई है, जिससे वे हैदराबाद के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गए हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक युवा जोड़ी को अपने YouTube चैनल और लघु फिल्मों के लिए जानी जाती थी। बता दें कि गर्वित 25 वर्षीय और नंदनी 22 वर्षीय ने दुखद रूप से आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने अपार्टमेंट रूहिल रेजिडेंसी के 7वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जहां वे अपनी टीम के साथ रहते थे। ये घटना सुबह के लगभग 6 बजे हुई, जब देर रात की शूटिंग से लौटे और उनके बीच बहस हुई। पुलिस को अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया, जिन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिवार को सूचित किया गया। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी द्वारा सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की जा रही है। जांच अधिकारी जगवीर सिंह ने कहा कि घटना की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी पर एक टीएमसी कार्यकर्ता के साथ हाथापाई करने का आरोप लगाया है। टीएमसी द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में चौधरी की गुंडागर्दी की स्पष्ट प्रदर्शनी दिखाई गई है। टीएमसी, जिसकी नेता ममता बनर्जी हैं, भारत के विपक्षी दलों में शामिल हैं, लेकिन वो पश्चिमी बंगाल में लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं कर रही हैं। टीएमसी ने राज्य में गठबंधन न हो पाने का दोष चौधरी पर लगाया है और पश्चिमी बंगाल में 7 चरणों में मतदान होगा और परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। इसी बीच चौधरी, जो 1999 में बहारमपुर सीट पर काबिज हैं, का मुकाबला टीएमसी के यूसुफ पठान और बीजेपी के निर्मल कुमार साहा से हो रहा है। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक होंगे और गणना 4 जून को होगी। सर्वेक्षणों के अनुसार बीजेपी को टीएमसी से अधिक सीटें मिल सकती हैं। गोवा के वास्को शहर में एक बच्ची के यौन उत्पीड़न और हत्या के मामले में 2 युवकों को पकड़ा गया है। पुलिस अधीक्षक सुनीता सामंत ने बताया कि ये दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं और उन्हें गंभीरता से ली गई जांच के बाद पकड़ा गया है। इनमें से एक आरोपी ने पहले भी पीड़िता की मां के साथ बदतमीजी की थी। आरोपियों के नाम बाद में बताए जाएंगे, अभी जांच जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कन्याकुमारी में एक रोड शो किया, जिसमें हजारों भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। शाह ने लोगों से 19 अप्रैल को भाजपा उम्मीदवार पोन राधाकृष्ण और विलावकुंड विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार वीएस नंदनी को चुनने का आह्वान किया। उन्होंने डमरुक पर भ्रष्ट और वंशवादी शासन का आरोप लगाया और भाजपा के अब की बार 400 पार संदेश को तमिलनाडु में स्वीकार किए जाने की बात कही। कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने अपनी पार्टी के आचरण पर आपत्ति जताई है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर के बयान का इस्तेमाल कर वित्त मंत्री पर कटाक्ष किया गया था। प्रभाकर ने एक साक्षात्कार में मोदी सरकार की आलोचना की थी। कांग्रेस ने इसे साझा करते हुए मोदी सरकार पर अराजकता और नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। चक्रवर्ती और हिंदू समूह की पूर्व अध्यक्ष मालिनी पार्थसारथी ने इस तरह के कटाक्ष की आलोचना की है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास स्थित लाडी कोटल बाजार में खैबर मंदिर एक ऐतिहासिक हिंदू स्थल को एक व्यावसायिक परिसर बनाने के लिए गिरा दिया गया है। 1947 के बाद से बंद इस मंदिर को गिराने का काम लगभग 10 से 15 दिन पहले शुरू हुआ था। स्थानीय पत्रकार इब्राहिम शनिवारी और हिंदू प्रतिनिधि
हरून सबरदियाल ने मंदिर के ऐतिहासिक महत्व की पुष्टि की है और ऐसे सतलू की सुरक्षा के अभाव की आलोचना की है, जबकि कानून उनके संरक्षण की मांग करते हैं। सहायक आयुक्त मोहम्मद इरशाद और अन्य अधिकारियों ने मंदिर के अस्तित्व और किसी भी विध्वंस के बारे में अनभिज्ञता जताई है। उन्होंने कहा है कि आधिकारिक रिकॉर्ड में इसका कोई उल्लेख नहीं है। स्थानीय सरकार ने व्यावसायिक निर्माण की अनुमति दी है, लेकिन आयोजित राजस्व रिकॉर्ड्स की अनुपस्थिति और औकाफ विभाग के इस क्षेत्र में निष्क्रियता से ऐतिहासिक सतलू की देखरेख पर भी सवाल उठते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जालोर सिरोही लोकसभा सीट के लिए चुनावी मैदान में हैं। उनके मुख्य प्रतिद्वंदी भाजपा के लोबाराम चौधरी हैं। गहलोत परिवार, जिसमें वैभव की पत्नी हिमांशी और बेटी कथासनी शामिल है, सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं। एक अनोखी प्रचार रणनीति में हिमांशी को आलोर की सड़कों पर सब्जियां बेचते हुए देखा गया है। इस चुनाव का महत्व गहलोत परिवार के लिए बहुत अधिक है, क्योंकि उनका राजनीतिक भविष्य जालोर के परिणाम पर निर्भर करता है। सिडनी से शिक्षित हिमांशी, जो कैंसर रोगियों के लिए एक एनजीओ चलाती है, अपने पति के लिए समर्थन जुटाने के लिए अपने कौशल का उपयोग कर रही है, जबकि उनकी बेटी भी प्रचार में योगदान दे रही है। भारतीय मुक्केबाज संघ BFI ने बैंकॉक में होने वाले अंतिम ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए भारतीय मुक्केबाज टीम के कुछ बदलाव किए हैं। विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता अमित पंघाल टीम में फिर से शामिल हो गए हैं। पिछले क्वालिफायर में निराशाजनक प्रदर्शन और हाई परफॉर्मेंस निदेशक मनोहर इस्तीफे के बाद BFI के ने मूल्यांकन करते हुए 6 मुक्केबाजों, जिनमें दीपक भोरिया और मोहम्मद हसानुमुद्दीन शामिल हैं, को बदल दिया है। अंकुशिता बोरो अब 60 किलोग्राम वर्ग में और अरुंधति चौधरी 66 किलोग्राम वर्ग में मुकाबला करेंगे। भारत पहले 4 ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित कर चुका है और आगामी क्वालिफायर्स में और अधिक जोड़ने का लक्ष्य रखता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 7 प्रमुख गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स से मुलाकात की और गेमिंग उद्योग के विकास की चर्चा की, जिसमें भारतीय मिथकों में इसकी जड़ें, करियर की संभावनाएं और महिलाओं की भागीदारी शामिल थी। मोदी ने बताया कि सरकार गेमिंग को नियंत्रित करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर कानूनी प्रतिबंधों पर विचार करेगी। उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को कानूनी रूप से संरचित करने और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने की महत्वपूर्णता पर जोर दिया है। मोदी का लक्ष्य 2047 तक मध्यम वर्ग को सशक्त बनाना है, ताकि सरकारी हस्तक्षेप का कम से कम किया जा सके प्रयोग। क्रिएटर्स ने गेमिंग और जुआ के बीच अंतर पर चर्चा की, जिसमें एक क्रिएटर ने शतरंज जैसे खेलों में शामिल जटिलता और कौशल को समझाया। अनिमेश अग्रवाल ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई से 1 साल का ब्रेक लेकर गेमिंग पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी व्यक्तिगत यात्रा भी साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिएटर्स को युवा गेमर्स के लिए बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करने की प्रेरणा दी और उन्हें अपनी चिंताएं सीधे उनके कार्यालय को ईमेल करने का निमंत्रण दिया। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने हाल ही में एक चुनावी रैली में ये दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 200 से अधिक सीटें नहीं जीत पाएगी। जलपाईगुड़ी उत्तर बंगाल में आयोजित इस रैली में उन्होंने बीजेपी पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित
संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादों को महज चुनावी नारे बताया। बीजेपी और उसके सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखते हैं, परंतु बनर्जी को उनकी सफलता पर भी संदेह है। भारत राष्ट्र समिति नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता पर केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आरोप लगाया है कि उन्होंने शपथ चंद्र रेड्डी ऑरोबिंदो फार्मा के प्रमोटर को धमकी दी और दिल्ली में शराब कारोबार के लिए आम आदमी पार्टी को 25 करोड़ देने को कहा। रेड्डी, जो इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय के साथ सहयोगी रूप से काम कर रहे हैं, को कथित रूप से शराब कारोबार में शामिल होने और कृषि भूमि को बढ़ी हुई कीमत खरीदने के लिए मजबूर किया गया था। सीबीआई का दावा है कि कविता ने भुगतान समन्वय के लिए सहयोगियों का इस्तेमाल किया और रेड्डी के व्यापारिक हितों को धमकी दी। अगर वह नहीं मानते, अब वह 15 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रियासी जिले के माहौर इलाके में एक आतंकवादी ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोट बरामद किए हैं। इसमें टिफिन, आईईडी, पिस्तौल, कारतूस, विस्फोट पाउडर, AK-47 के कारतूस, नियंत्रण रेखा के चित्र, बैटरी, इलेक्ट्रिक तार, प्लास्टिक की रस्सी, स्टील प्लेट, स्टील ग्लास, एक बैग और फटी हुई बेडशीट शामिल थे। विश्वसनीय जानकारी के आधार पर ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अहम और पुख्ता खबरें। दोस्तों, हम आपसे एक अपील करना चाह रहे हैं पीपीटी न्यूज की तरफ से कि आप अब गर्मी ने दस्तक दे दी है, तापमान बढ़ने लगा है। हम तो अपनी प्यास से पेयजल पी के, ठंडा पानी पी के, अन्य चीज़ों से अपनी प्यास को शांत कर लेते हैं, लेकिन बेजुबान छोटे परिंदे पानी और दाने के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ता है। इसलिए आप अपनी छत पर एक पुण्य का कार्य किए, अपनी छत पर एक पुण्य का कार्य जरूर करें। सुबह उठते ही 2 सकोरों में पानी और उनके लिए दाने का उचित प्रबंध करें, ताकि हम इन बेजुबान मासूम परिंदों को भी बचा सकें। हमारे इस पहल में आपका स्वागत है। आप अपनी सेल्फी इनके साथ भेजिए, हम न्यूज पर आपकी सेल्फी चलाएंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।